क्या HTML खत्म? मैंने कई लोगों को ऐसा पूछते हुए सुना है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वेब डेवलपमेंट में HTML को आसानी से कोई भी ओवरकम नहीं कर सकता। एंड ड्यू टू दिस फैक्ट HTML इज स्टिल इन द मार्केट। हाय, मैं हूं हर्ष और आप हैं learnmore.com की YouTube चैनल पे के जहां पे आपको अपने करियर रिलेटेड कई सारे टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज और उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की सारी रीसेंट अपडेट्स हमेशा मिलती रहेगी। और आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि HTML में स्पेशली जब वेब डेवलपमेंट होता है तब हम वो पेज का या फिर कोई भी वेबसाइट का एक लुक एंड फील कैसे अच्छा कर सकते हैं, जिसके अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसमें से और कुछ चीज़ें निकालते हैं, जैसे कि HTML हेड हो गया, आईडी, क्लास एंड लेआउट। ये सारी चीज़ों की मदद से हम कैसे अपना पेज बहुत अच्छे तरीके से लुक एंड फील दे सकते हैं, ये आज हम हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सेगमेंट है वो है HTML हेड के बारे में। अब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि HTML हेड क्या है। यूजुअली जब हम HTML का प्रोग्राम लिखते हैं तब नॉर्मली हमने देखा है कि सबसे पहले हम HTML5 डिक्लेयर करने के लिए डॉक टाइप HTML लिखते हैं। उसके बाद HTML टैग के अंदर दो टैग्स हम बनाते हैं, एक होता है हेड टैग और दूसरा होता है बॉडी टैग। आज हम हेड टैग के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि हेड टैग एक्चुअली क्या होता है, कौन सी इंफॉर्मेशन हम हेड टैग के अंदर इंक्लूड करते हैं और उसके अंदर जो भी टैग्स जो यूज होने वाले हैं वो हम आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट हेड से। द HTML हेड एलिमेंट इज यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर मेटाडेटा। अब जैसे कि हमने बहुत आगे के सेगमेंट्स में देखा था कि जब भी हम कोई ब्राउजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन पास करते हैं तब हम उसे यूजुअली हेड टैग के अंदर मेंशन करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे ऐसे कई ऐसे डेटा होता है जो यूजर को दिखाने के लिए नहीं होता है, जो हम जब हम वेब पेज क्रिएट करते हैं तो कई सारा ऐसा डेटा है या कंटेंट है जो हम यूजर को शो नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ वो जो कंटेंट है वो हम शो करते हैं ब्राउजर के लिए, कि जब भी हम हेड के अंदर कोई पोर्शन लिखते हैं तो वो ब्राउजर के लिए एक इंफॉर्मेशन बन जाता है कि ये डेटा कहाँ से आ रहे हैं, जो डेटा हम बॉडी में दिखा रहे हैं उसकी कोई एक्सटर्नल लिंक्स है या नहीं, या तो कोई एक्सटर्नल स्क्रिप्ट हमने ऐड करी है या नहीं। तो ये सब चीज़ें लिंक करने के लिए, ब्राउजर को डेटा पास करने के लिए वगैरह जो हमारे टास्क है वो हम हेड टैग से कर सकते हैं। यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है मेटा डेटा, और ब्रैकेट में लिखा है डेटा अबाउट डेटा, विच इंडिकेट्स कि जब भी हमें जो डेटा हमने ब्राउजर के लिए बनाया है उस डेटा को डिफाइन करने के लिए या तो उस डेटा को एज ए इंफॉर्मेशन पास करने के लिए जो भी हम डेटा देते हैं उसे हम मेटा डेटा कहते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डेटा अबाउट डेटा। जो डेटा हम दिखा रहे हैं उस डेटा के बारे में एक इंफॉर्मेशन हम ब्राउजर को पास करते हैं। जैसा कि पहले कहा, यूजुअली हेड टैग HTML और बॉडी इन दो टैग्स के बीच में लिखा जाता है। द हेड ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट इज अ पार्ट हुज कंटेंट इज नॉट डिस्प्लेड, विच इस लाइन का मतलब ये है कि जब भी हम हेड टैग के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो कंटेंट हमारे जो ब्राउजर विंडो है उस ब्राउजर विंडो में वो कंटेंट डिस्प्ले नहीं होता है। जब भी हम कोई डेटा लोड करते हैं ब्राउजर के अंदर तब हेड के अंदर जो भी डेटा होता है वो लोड नहीं होता है, वो सिर्फ हमारे ब्राउजर के लिए एक इंफॉर्मेशन बन जाता है जिसे हम मेटा डेटा कहते हैं। आगे देखते हैं हेड टैग के अंदर जो भी हमारे हेड टैग के रिलेटेड जो टैग्स होते हैं कि हम कौन से टैग्स हेड के अंदर इंक्लूड करते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। यहाँ पे पहला जो टैग है वो है टाइटल टैग। हम इसे एग्जांपल से देखेंगे। ये मेरा सबलाइम टेक्स्ट है, मैं यहाँ पर HTML सेट करता हूँ, HTML टाइप करें और उसके बाद कंट्रोल स्पेस दबाने पर हमें ये हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ मिल जाता है। यहाँ टाइटल के अंदर मैं टाइप करूंगा इंफॉर्मेशन अबाउट हेड और इसे सेव करूंगा हेड के नाम से, head.html। मेरे प्रोग्राम का नाम है head.html। अब मैं उस फोल्डर में जाऊंगा और फोल्डर में जाके ये है मेरा प्रोग्राम हेड। जब हमने इसे रन किया
सो ये हमारा प्रोग्राम आउटपुट है, इंफॉर्मेशन अबाउट हेड। सो जैसे कि आपने देखा, मैंने यहाँ पर हेड टैग के अंदर, टाइटल के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन अबाउट हेड एंटर किया है और वो मुझे यहाँ ब्राउजर के टाइटल बार में ऊपर दिख रहा है, विच इंडिकेट्स जो भी हम टाइटल में लिखते हैं वो हमारे ब्राउजर के टाइटल में दिखाई देगा। सो ये है हमारी पहली चीज कि जो भी हमने हेड टैग के अंदर लिखा है, सो पहला हेड टैग के अंदर हमारा टैग है टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर जो भी हम डेटा ऐड करते हैं वो हमारा आता है टाइटल बार के अंदर। सो ये था हमारा टाइटल, बिकॉज जो हमारा करंटली हेड टैग के अंदर टाइटल जो हमने ऐड किया है वो हेड में है, बॉडी में नहीं है। दैट्स वाई हमें ये हमारी जो ब्राउजर स्क्रीन है, बॉडी कंटेंट जिसे हम कहते हैं, उस स्क्रीन के अंदर कोई भी डेटा हमें शो नहीं हो रहा है। आई एम रिपीटिंग, बिकॉज हमने उसे बॉडी टैग में नहीं ऐड किया है, दैट्स वाई हमें बॉडी के अंदर जो ब्राउजर की स्क्रीन है उसके अंदर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा टाइटल के बाद लिंक टैग। जब भी हमें कोई एक्सटर्नल फाइल को हमारे वेब पेज के अंदर लिंक करना होता है तो उस केस में हम लिंक टैग यूज करते हैं। सो यहाँ पे है मेरा लिंक टैग। लिंक के बाद जैसे ही मैंने कंट्रोल स्पेस किया, सो यहाँ पे मुझे ये लाइन जनरेट करके मिली है हमारे सबलाइन टेक्स्ट में। लिंक से हमें डिफॉल्ट स्टाइल शीट ऐड करने के लिए लिखा हुआ फॉर्मेट मिलता है। लिंक हम एक्चुअली सिर्फ स्टाइल शीट ही नहीं करते, हम कोई एक्सटर्नल फाइल भी हमारे वेब पेज के अंदर हम लिंक कर सकते हैं। बट जो मैंडेटरी फाइल है, जो सबसे ज्यादा ऐड करी जाने वाली जो फाइल होती है वो होती है स्टाइल शीट, जिसे हम style.css से भी कहते हैं या css फाइल भी कहते हैं। तो वो फाइल हम सबसे ज्यादा इंक्लूड करते हैं हमारी HTML में। दैट्स वाई जब मैंने लिंक लिखने के बाद कंट्रोल स्पेस किया तो जो डिफॉल्ट मेरा जो लिंक ऐड होके आता है वो है स्टाइल शीट। स्टाइल शीट का यहाँ पर पहला है रिलेटिव रिलेशन। सो रिलेटिव रिलेशन है हमारा स्टाइल शीट। और दूसरा एट्रीब्यूट है टाइप। टाइप मीन्स हमने जो फाइल इंक्लूड करी है उस फाइल का टाइप क्या है। सो यहाँ पर मेरी फाइल का टाइप है टेक्स्ट CSS। सो यहाँ पर अभी करंटली कोई भी फाइल का URL नहीं है, बट अगर मुझे किसी फाइल का URL यहाँ पर इंक्लूड करना है तो उसे मैं ऐड कर सकता हूँ। सो लेट्स से मैं यहाँ पर एक empty फाइल बना रहा हूँ और फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ CSS के नाम से। सो यहाँ पर आएगा CSS और यहाँ मैं फाइल का नाम लिखता हूँ style.css। सो मैं एक CSS फाइल बना रहा हूँ style.css नाम की, सेव किया है। अब ये फाइल के अंदर करंटली कुछ भी नहीं है, ये एक एम्प्टी फाइल है, बट मुझे यहाँ इसे ऐड करना है। सो हमारे फोल्डर में अगर हम देखें तो ये है मेरा हेड, जो मेरा प्रोग्राम है वो head.html और ये है मेरी style.css फाइल। अब मैं इस style.css फाइल को हेड के अंदर इंक्लूड करूंगा। सो यहाँ href में हम लिखेंगे style.css और सेव। सो जो भी हम वहां पर style.css फाइल में लिखेंगे एज ए CSS, जो कि हम CSS क्या होती है, CSS से क्या काम होता है वगैरह हम नेक्स्ट हमारे सेगमेंट में देखने वाले हैं। तो तब हम देखेंगे जब हम CSS के बारे में देखेंगे CSS के कोर्स में। बट करंटली हमने एक CSS फाइल बनाई है और उस फाइल को हमने हमारे हेड के अंदर इंक्लूड करा दिया है। इस फाइल को ऐड करने के बाद ये जो लिंक टैग है वो हमारा काम करता है किसी भी फाइल को, किसी भी एक्सटर्नल फाइल को हमारे करंट प्रोग्राम में लिंक करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा टैग है टाइटल के बाद लिंक है जो हमने देखा। नेक्स्ट हमारा टैग होगा स्टाइल। सो मैं यहाँ पर स्टाइल इंक्लूड करूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टाइल इंक्लूड किया तो स्टाइल टैग का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दो चीजें हमें जनरेट होके मिल रही है। सो यहाँ पर मैं एंटर मार के यहाँ स्पेस बनाता हूँ। सो ये हुआ हमारा स्टाइल टैग। अब यहाँ पर हमें डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है कि लिंक करने से क्या होता है और स्टाइल के अंदर जब हम कोई भी चीज लिखते हैं तो क्या होता है। सो करंटली इसके आगे के जो हमने एग्जांपल में देखा कि जब मैंने लिंक टैग का यूज किया है और लिंक टैग की मदद से मैंने एक style.css फाइल को मैंने मेरे करंट प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया है। सो मैं इस फाइल के अंदर जो भी CSS लिखूंगा वो CSS मेरे करंट प्रोग्राम के अंदर एप्लीकेबल हो जाएगी। बट सेम चीज अगर मुझे इसी फाइल के अंदर करनी हो तो मैं स्टाइल टैग की मदद से भी कर सकता हूँ। जो भी CSS में इस स्टाइल टैग के बीच में लिखूंगा या ऐड करूंगा
वो सेम CSS मेरे सारे जो वेब पेजेस है उसके अंदर भी इंक्लूड हो जाएगी। सो करंटली हमारे पास स्टाइल मतलब CSS लिखने के दो वेज हमें मिले हैं। पहला है एक्सटर्नल फाइल के अंदर कोई भी CSS लिखे और उसे लिंक करें लिंक टैग से, या तो फिर हम इस स्टाइल टैग के अंदर CSS लिख सकते हैं और उसे हम उससे भी हम हमारी CSS हमारे करंट वेब पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो जो भी हमारा स्टाइल टैग है वो हमें काम आता है CSS लिखने के लिए। डिफॉल्ट जो हमारी टाइप है वो यहाँ टेक्स्ट CSS है, जैसे कि आपने लिंक में भी देखा, यहाँ भी हमारी डिफॉल्ट टाइप टेक्स्ट CSS ही है। सो दोनों वे से हम CSS ऐड कर सकते हैं। लिंक का एक और एडवांटेज ये है कि हम सिर्फ CSS फाइल ही लिंक नहीं कर सकते, अगर हमें कोई जावास्क्रिप्ट फाइल भी अगर इसी प्रोग्राम के अंदर ऐड करनी है तो हम सेम लिंक टैग से ही वो इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टैग है वो है स्क्रिप्ट टैग। यहाँ पर अगर मैं कोई भी स्क्रिप्ट लिखना चाहूँ तो वो मैं यहाँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर ऐड कर सकता हूँ। नाउ वन मोर थिंग, जैसे हमने स्टाइल लिखा और स्टाइल लिखते ही हमें डिफॉल्ट स्टाइल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग मिल गया था, उसके अंदर हम टाइप है टेक्स्ट CSS और इसके अंदर हम CSS लिखते हैं। सेम वे जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट लिखा, मुझे डिफॉल्ट मेरा जो एडिटर मुझे कंटेंट स्ट्रक्चर बना के देता है वो है टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट का, बिकॉज जब भी हम स्टाइल ऐड करते हैं तो हम CSS ऐड करते हैं और जब भी हम स्क्रिप्ट ऐड करते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। सो दोनों वे में हमारे पास दो डिफरेंस मिल रहे हैं कि स्टाइल यूज होता है CSS के लिए और स्क्रिप्ट यूज होता है जावास्क्रिप्ट के लिए। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमें स्टाइल लिखने पर टेक्स्ट CSS मिल जाता है और स्क्रिप्ट लिखने पर टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट एज ए डिफॉल्ट मिल जाता है। तो ये हमारे दो डिफरेंस हुए। जो भी चीज मैं स्क्रिप्ट के अंदर लिखना चाहूँ, जो भी स्क्रिप्ट में ऐड करना चाहूँ, वो सेम स्क्रिप्ट में एक JS फाइल बनाकर, जैसे हमने style.css फाइल बनाई है वैसे ही हम एक JS फाइल भी बना सकते हैं और उसी JS फाइल को हम लिंक करके भी ऐड कर सकते हैं। सो हमारे पास दो चीज के लिए दो ऑप्शन है। स्टाइल ऐड करने के लिए भी हम उसे लिंक कर सकते हैं या तो हमारे सेम वेब पेज में टाइप कर सकते हैं। स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बना के उसे लिंक कर सकते हैं और हमारे करंट वेब पेज के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख के भी ऐड कर सकते हैं। सो ये हमारे 4 टैग हुए हेड के, टाइटल, लिंक, स्टाइल एंड स्क्रिप्ट। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मेटा। मेटा से क्या होता है, जैसा कि हमने आगे भी देखा था कि जब भी हम मेटा टैग का यूज करते हैं तो हम मेटा टैग से कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि प्रोग्राम के लिए नहीं बल्कि ब्राउजर के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो हम ऐड कर सकते हैं। सो मेटा और बेस ये दो टैग के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। मेटा में सबसे पहला एग्जांपल है कैरेक्टर सेट UTF-8। जैसे ही मैं यहाँ पर मेटा लिखता हूँ, डिफॉल्ट जो मेरी वैल्यू आ जाती है विथ एट्रीब्यूट वो है कैर सेट और UTF-8। तो जो हमने पहला यहाँ एग्जांपल देखा वही हमें आ गया है। दिस कैर सेट एट्रीब्यूट क्या डिफाइन करता है, तो कैरेक्टर सेट कैर सेट से डिफाइन होता है कि हम कौन सा कैरेक्टर सेट यूज कर रहे हैं। तो हम जो कैरेक्टर सेट हमारे वेब पेज के लिए यूज कर रहे हैं वो है UTF-8। ये इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड हमारा कैरेक्टर सेट होता है। तो जो करंट कैरेक्टर सेट हम यूज कर रहे हैं वो है कैर सेट UTF-8, जो हमें A से Z तक के अल्फाबेट, 0 से 9 के नंबर्स और सारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी प्रोवाइड करता है। सो पहला मेटा टैग है कैरेक्टर सेट के लिए कैर सेट UTF-8। दूसरा है मेटा नेम डिस्क्रिप्शन कंटेंट फ्री वेब ट्यूटोरियल। सो ये हमें क्या दिखाता है कि जब भी हम कोई डेटा हम पास करना चाहते हैं हमारे ब्राउजर को कि हम क्या क्या जो हमारा जो वेब पेज है वो किस बारे में है, किस चीज के लिए ये बनाया गया है, इस वेब पेज से कौन सी इंफॉर्मेशन पास होगी, तो वो हम नेम और कंटेंट, यहाँ पे दो आप एट्रीब्यूट देख सकते हैं, नेम और कंटेंट, इन दो एट्रीब्यूट्स की मदद से हम इनकी पैर बना के डेटा पास कर सकते हैं। तो लेट्स से मेरा जो करंट वेब पेज है वो मैं HTML के बारे में बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर नेम के अंदर लूंगा ID और कंटेंट के अंदर दिस पेज इज अबाउट HTML। सो ये हमारा एक इंफॉर्मेशन हुआ। सेम
मैं मल्टीपल इंफॉर्मेशन पास कर सकता हूं। लेट्स से मैं नेम के अंदर देता हूं डिस्क्रिप्शन, कंटेंट इज दिस इज फ्रॉम लर्न1। सो ये इंडिकेट करता है कि हमारा आईडी है, मतलब हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई हमने किया कि ये जो पेज है वो HTML का है, सो हमने कंटेंट में ऐड किया है दिस पेज इज अबाउट HTML। नेक्स्ट है नेम की डिस्क्रिप्शन क्या है। तो इस जो पेज है उस पेज का डिस्क्रिप्शन है कि ये जो हमारा पेज है वो हमें लर्न1 की ओर से मिला है। सो यहाँ पे हम जितना डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहे रिगार्डिंग हमारे कंप्यूटर ब्राउजर के लिए इतने हम मेटा टैग्स ऐड कर सकते हैं। बट मेक श्योर ये जो मेटा इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए नहीं है, यूजर के लिए भी नहीं है। ये मेटा इंफॉर्मेशन ओनली एंड ओनली सिस्टम के लिए या तो ब्राउजर के लिए ही एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट है मेटा HTTP इक्वल रिफ्रेश कंटेंट 30। सो इसके भी हमें अगर समझना है, सो लेट्स ऐड मेटा HTTP इक्वल और यहाँ हमने लिखा है रिफ्रेश और यहाँ लिखा है कंटेंट 30। ये जो है HTTP इक्वल ये डिफाइन करता है कि हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं यूजिंग हमारा जो वेब पेज है उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पे। सो लेट्स से मैंने करंटली लिखा है रिफ्रेश विच इंडिकेट्स मुझे मेरा जो पेज है वो हर 30 मिनट्स, कंटेंट में अगर मैं 30 लिख रहा हूँ विच इंडिकेट्स हर 30 मिनट्स के बाद मेरा जो पेज है वो रीलोड होना चाहिए, रिफ्रेश होना चाहिए। पेज रिफ्रेश करना इसलिए भी जरूरी है कि अगर हमने कोई भी नया डेटा हमारे पेज में स्टोर किया है या तो हमने उसका HTML कोड अपडेट किया है तो उस केस में हमारा पेज कंटिन्यूसली रिफ्रेश होना भी जरूरी होता है। सो यूजिंग दिस मेटा टैग हम सिस्टम को, ब्राउजर को ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो हर 30 मिनट्स पर एक बार रिफ्रेश होना चाहिए। लास्ट जो एग्जांपल है मेटा का उसमें है नेम, व्यू पोर्ट एंड कंटेंट। फिर ये जो लाइन लिखी है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो फर्स्ट लेट्स ऐड मेटा व्यू पोर्ट और कंटेंट के अंदर विथ इनिशियल स्केल width is device width initial scale, okay, 1.0 device width और कॉमा करके initial scale। सो ये जो लाइन है कंटेंट के अंदर डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0 ये एक्सप्लेन करता है ब्राउजर को कि जब भी हम इस पेज को किसी भी डिवाइस के अंदर ओपन करेंगे तो उसकी जो इनिशियल स्केल होगी, मतलब कहां से स्टार्ट करके हमारा पेज ओपन होना चाहिए, तो इनिशियल स्केल शुड बी फ्रॉम 1.0। व्यू पोर्ट का मतलब होता है हमारी जो ब्राउजर की जो स्क्रीन होती है, जो विजिबल पोर्शन होता है हमारे ब्राउजर का, हमारे डिवाइस का, उस विजिबल पोर्शन को हम व्यू पोर्ट कहते हैं। जो भी हमारे व्यू पोर्ट का रेजोल्यूशन होता है, जो भी हमारे व्यू पोर्ट की साइज होती है, उस व्यू पोर्ट के अंदर हम हमारा जो पेज का कंटेंट है वो देख सकते हैं, वो हमें शो होता है। सो यहाँ पे हमने लिया है इनिशियली व्यू पोर्ट, उसके कंटेंट में दिया है डिवाइस विड्थ, मतलब इट विल, जो हमारा वेब पेज है वो डिवाइस विड्थ के अकॉर्डिंग स्ट्रेच होगा, सेट होगा, और उसका हमने स्केल दिया है कि कहां से स्टार्ट करके ये शुरू होना चाहिए। सो इट्स इनिशियल स्केल इज 1.0। तो ये जो चार चीजें हमने विथ एग्जांपल देखी कि ये हमारे मेटा टैग के एग्जांपल है। मेटा में हम कैरेक्टर सेट डिफाइन करते हैं, हम उसके अंदर नेम कंटेंट की वैल्यू पेयर बना के जो भी इंफॉर्मेशन ब्राउजर की रिलेटेड है वो पास कर सकते हैं। HTTP इक्यू में हम उसका रिफ्रेश टाइम दे सकते हैं कि कितनी बार हमारा पेज रिफ्रेश होना चाहिए। और लास्ट है हमारा व्यू पोर्ट की हम जो साइज होती है हमारी स्क्रीन की साइज, उस स्क्रीन साइज को प्रॉपर फिट करने के लिए, हमारे कंटेंट को व्यू पोर्ट में प्रॉपरली फिट करने के लिए हम इनिशियल स्केल भी प्रोवाइड करते हैं। लास्ट जो हमारा है वो है बेस टैग। बेस टैग, और बेस टैग के अंदर सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट आता है, href, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। यहाँ पर बेस टैग का क्या यूज है, जो भी हमने इंपॉर्टेंट
जो भी हमने चीजें ली होती है, लेट्स से वो हमारा टेबल हो या कोई भी इमेजेस हो या तो पूरी हमारी फाइल के अंदर जो भी हमारा कंटेंट होता है, वो कंटेंट जो है वो कंटेंट हम कहाँ से लाते हैं। सो ये जो हमारा बेस टैग है वो हर वो इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमने हमारे वेब पेज के अंदर ऐड करी है, उस हर इंफॉर्मेशन के बारे में, इमेज, टेबल, लिस्ट, कोई भी फाइल, तो वो फाइल्स कहाँ से आई है, उसका बेस क्या है, वो इंडिकेट करता है। सो करंटली मैं ये जो वेब पेज बना रहा हूँ वो मेरा वेब पेज लर्न वन के लिए मैं बना रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पर HREF में HTTPS www.learn1.com फिर इमेजेस लिया है। अगर मैं इमेजेस नहीं लिखता हूँ और ओनली www.learn1.com लिखता हूँ तो अभी वो प्रॉपर ही है। सो बेस इंडिकेट करता है कि हमने जो भी फाइल्स, जो भी इमेजेस या तो टेबल या लिस्ट जो भी हमने हमारे करंट वेब पेज में इंक्लूड किया है, वो सारा एलिमेंट, सारा कंटेंट किस बेस के लिए बनाया गया है, किस वेब पेज के लिए बनाया गया है। तो ये हमारे जो सारे हमने आज जो हमारे सेगमेंट में देखे हैं, टाइटल, लिंक, स्टाइल, स्क्रिप्ट, मेटा एंड बेस, ये हमारे हेड पोर्शन के एलिमेंट्स है। जब भी हम कोई वेब पेज लिखते हैं तो हेड के अंदर जो भी पोर्शन हम डिफाइन करते हैं, जो भी हम एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं, वो सारे एलिमेंट्स हमारे हेड टैग के लिए होते हैं। मेक श्योर और ये नोट कर लीजिए कि हेड में जो लिखा है उनमें से कुछ भी बॉडी में शो अप नहीं होता है, वो सिर्फ हमारे हेड की इंफॉर्मेशन, हेड के लिए होता है, ब्राउजर की इंफॉर्मेशन के लिए होता है। सो ये था हमारा हेड टैग के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास एंड आईडी के बारे में। सो आज के हमारे टॉपिक में हम डिफरेंस तो देखेंगे क्लास एंड आईडी के बीच क्या है, और साथ में ये भी देखेंगे कि क्लास एंड आईडी कब यूज होता है, उसकी क्या नीड है, किस चीज़ के लिए हम क्लास एंड आईडी यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। पहले हम सबसे पहले देखेंगे क्लास। सो क्लास क्या है? जब भी हमें एक वेब पेज के अंदर कोई चीज़ डिफाइन करनी होती है या किसी एलिमेंट को स्टाइल देनी हो या उसे यूटिलाइज करना हो मोर देन वन टाइम्स, एक से ज़्यादा बार, तो उस केस में हम क्लास का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में लिखा है कि HTML क्लास एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ सिंगल और मल्टीपल क्लास नेम फॉर एन HTML। एक से ज़्यादा क्लास नेम हम दे सकते हैं एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को। अब जैसा कि हमने देखा कि जब भी हम CSS यानी कि कोई स्टाइल देते हैं और या तो हम कोई जावास्क्रिप्ट का टास्क कर रहे होते हैं, तो उस केस में CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ HTML पेज को इंटरेक्ट करने के लिए क्लास एंड आईडी बहुत ही यूजफुल होते हैं। वो हम आज देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ भी हम देखेंगे। साथ में जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो यूजुअली डॉट मतलब कि जो पीरियड साइन होता है, पीरियड साइन की मदद से हम क्लास जनरेट करते हैं। सो आज का जो हमारा क्लास है वो हम पहले एग्जांपल लेंगे और उससे अंडरस्टैंड करेंगे कि क्लास एक्चुअली होता क्या है। सो लेट्स ओपन आवर नोटपैड HTML एडिटर एंड सिलेक्ट HTML कंट्रोल स्पेस। टाइटल देंगे हम क्लास एंड आईडी। सेव करेंगे हमारे प्रोग्राम को क्लास एंड id.html के नाम से, और इस प्रोग्राम को मैं साथ में ही रन भी करूंगा कि यहाँ है क्लास एंड आईडी। सो रन, ये है मेरा प्रोग्राम जो अभी रन हो रहा है क्लास एंड आईडी के नाम से। तो करंटली हमारे प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है, तो इस केस में हम सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे। एक एलिमेंट लेते हैं बॉडी के अंदर। लेट्स से मैं एक h1 टैग का यूज कर रहा हूँ। h1 के अंदर लिखूंगा हेलो, हाउ आर यू, सेव, और ये है हमारा। जब हम रन करते हैं तो हमें आउटपुट में मिल रहा है हेलो हाउ आर यू। सो मेरे करंट प्रोग्राम में मैंने कुछ भी न्यू ऐड नहीं किया है। हेडिंग टैग हम सीख चुके हैं हमारे हेडिंग्स की जो सेगमेंट था उसमें, और वही हमने रिलेट करंटली हम शो करा रहे हैं एक हेडिंग के साथ। सो करंटली मैंने जब विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्टाइल जब मैंने h1 ऐड किया है और मुझे यहाँ h1 में मैंने कुछ कंटेंट ऐड किया है हेलो हाउ आर यू, मुझे एज इट इज कंटेंट मुझे मेरे ब्राउजर के अंदर शो हो रहा है। तो ये हो गया मेरा डेटा h1 के अंदर। अब जब मुझे इस कंटेंट को, लेट्स से करंटली मेरा कंटेंट ब्लैक कलर में है, मुझे उसका कलर चेंज करके ग्रीन, ब्लू, येलो कुछ भी करना है, बट मुझे क्लास के थ्रू करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे? सो बिकॉज क्लास जो है
वो हमारा CSS के लिए यूज होता है। जैसे कि हमने हमारी आज की PPT में भी देखा कि CSS और जावास्क्रिप्ट को जब हम कोई एलिमेंट को हम एक्सेस कर रहे होते हैं CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो उस केस में हम क्लास को यूज करते हैं। आई एम रिपीटिंग, जब भी हम कोई एलिमेंट CSS या जावास्क्रिप्ट की मदद से एक्सेस करना चाहते हैं तब हम क्लास एंड आईडी यूज करते हैं। सो करंटली हम इसे क्लास से यूज करेंगे। सो जैसे कि हमने हमारा जो लास्ट सेगमेंट था हेड का, उसमें हमने देखा था कि CSS कैसे ऐड करते हैं। तो पहला वे है स्टाइल की मदद से। सो यहाँ मैंने स्टाइल टैग ओपन किया है, इसके अंदर मैं एक क्लास ऐड करूंगा। लेट्स से माय क्लास इज, जैसे कि हमने PPT में देखा क्लास हमेशा डॉट से स्टार्ट होते हैं। सो टाइप डॉट एंड देन कलर, या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं हेडिंग कलर। तो ये हमारा क्लास लिखने का तरीका हुआ कि कैसे हम क्लास लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लास लिखा है हेडिंग कलर, उसे डॉट डिफाइन किया है। सो डॉट क्या डिफाइन करता है? डॉट से हमें पता चलता है कि जो हम लिख रहे हैं वो एक क्लास की प्रॉपर्टी है। आई एम सेइंग अगेन कि जो भी हम डॉट से लिखते हैं वो क्लास प्रॉपर्टी। सो अगर मैं हेडिंग कलर के आगे डॉट लिखा है, इट मीन्स हेडिंग कलर मेरा क्लास है। अगर मैं कोई और क्लास बनाता हूँ डॉट EBCD, तो ABCD मेरा क्लास बन जाएगा। तो यहाँ पे हेडिंग कलर जो लिया है उसके अंदर मैं लेता हूँ कलर। ये सब CSS है। जब हम CSS का कोर्स करेंगे तब हम CSS के बारे में इन डेप्थ सीखेंगे कि उसे कैसे लिखते हैं, क्या क्या अलग अलग CSS होती है, वो हम तब देखेंगे। तो करंटली है हेडिंग कलर और उसमें मैं कलर लेता हूँ ब्लू। सेव करने पर हमने ये सेव तो कर दिया, लेकिन ये क्लास हमने कहीं भी एप्लीकेबल नहीं किया है। सो जब मैं इस पेज को रीलोड कर रहा हूँ कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। बट अब मैं इस क्लास को कॉपी करके मेरा जो H1 है उसमें ऐड करूंगा। क्लास लिखने का जो वे है वो ऐसा है, टाइप क्लास, एंटर दी क्लास नेम। सो मैंने क्लास इक्वल्स कोट्स के अंदर क्लास का नाम लिखा है। सेव करते हैं एंड रीलोड। तो मेरा जो फॉन्ट कलर है वो आपको चेंज हुआ दिख रहा होगा, ये ब्लू हो गया है। सो मैंने यहाँ पर क्लास की मदद से क्या किया है, मैंने एक H1 टैग लिया, उसे क्लास दिया है हेडिंग कलर, और उस क्लास के अंदर मैंने एक CSS प्रॉपर्टी लिखी है। जो प्रॉपर्टी मैंने क्लास में लिखी थी वो प्रॉपर्टी मेरे यहाँ अप्लाई हो गई है। अब क्लास जो है वो एक से ज्यादा जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वहां पे हम यूज कर सकते हैं। सो लेट्स से मेरा फर्स्ट एलिमेंट H1 है। सो लेट्स से मैं यहाँ पर कोई और एक एलिमेंट लेता हूँ। लेट्स से मैं एक P टैग लेता हूँ। P के अंदर मैं कोई भी कंटेंट लिख देता हूँ, आई एम फाइन, थैंक यू, सेव। सो करंटली जब मैंने P के अंदर आई एम फाइन थैंक यू लिखा और इसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आई एम फाइन थैंक यू आ रहा है। लेट मी मेक द फॉन्ट्स बोल्ड। हेलो हाउ आर यू, उसके बाद आई एम फाइन थैंक यू। बट करंटली ये ब्लैक कलर में है बिकॉज हमारे P को कोई क्लास नहीं दिया है। सो लेट्स से मैं ये सेम क्लास यहाँ P के अंदर अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, सेव एंड रीलोड। जो कलर मेरा H1 का है वो सेम कलर मेरा P का हो गया है, विच मीन्स हम सेम क्लास को एक से ज्यादा एलिमेंट में प्रोवाइड कर उसे हम जो भी हम डिजाइन देना चाहे, स्टाइल देना चाहे वो दे सकते हैं। लेट्स से मुझे H1 और P के फॉन्ट एक जैसे ही कर देने हैं तो मैं इसी क्लास के अंदर फॉन्ट साइज इक्वल्स 20px ये CSS ऐड कर रहा हूँ। तो जब मैं इसे रीलोड करूंगा सो आप देख सकते हैं कि मेरा जो H1 के फॉन्ट्स है वो और P के फॉन्ट्स है वो दोनों साइज में सेम हो गए हैं। बट बिकॉज दिस इज H1 टैग ये थोड़ा सा बोल्ड हमें दिखाई दे रहा है। सो हमने ये देखा कि जो दोनों मेरे फॉन्ट्स है वो सेम हो गए हैं, 20 पिक्सल साइज के, दोनों का कलर भी सेम है। मतलब मुझे जो भी चेंजेस करने हैं चाहे वो H1 हो या P हो, मैं जो भी चेंजेस मेरे क्लास की डिटेल्स में करूंगा वो चेंजेस मेरे 1 बाय 1 दोनों जो मेरे एलिमेंट है H1 और P उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो ये हुआ हमारा क्लास कि क्लास की मदद से हम जो भी CSS देना चाहे वो हम दे सकते हैं, साथ ही सेम CSS हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स पर अप्लाई भी कर सकते हैं। सो ये था हमारा क्लास। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है आईडी। आईडी क्या होता है, जब भी हमें कोई एलिमेंट को
यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो, यानी कि जो हमारा वेब पेज है उसी वेब पेज के अंदर हमें कोई एक स्पेसिफिक आईडी एलिमेंट को एक यूनिक आईडी देना होता है। सो आईडी से हम कोई भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, बट मेक श्योर जो आईडी हमने एक बार दिया है वो आईडी हम फिर से नहीं दे सकते हैं। मतलब ये कि अगर मैंने जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखा है इसके अंदर कि H1 और P दो हमने एलिमेंट यूज किए हैं। सो अगर मैं H1 को कोई आईडी देता हूं तो मैं सेम आईडी P को नहीं दे सकता हूं। आईडी पूरे वेब पेज के अंदर सिर्फ एक ही होते हैं। सो या तो वो H1 को होगा या तो वो P को होगा। सो इसे हम एग्जांपल से ही देखेंगे। लेट्स से मैं एक H3 टैग इंक्लूड कर रहा हूं। दिस इज एन H3 टैग, सेव, रीलोड। जब मैंने H3 टैग ऐड किया तो वो मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है H3। मेरा डिफॉल्ट कलर भी ब्लैक हो रहा है। सो इसे मैं क्लास ऐड करता हूं। सो क्लास आईडी ऐड करता हूं और आईडी के लिए हम टाइप करेंगे आईडी इक्वल्स हेडिंग स्टाइल। तो ये हुआ मेरा आईडी। कॉपी करें और उसे हम हमारी CSS के अंदर हैशटैग से इंक्लूड करेंगे। सो ये एक डिफरेंस हुआ कि जब भी हम क्लास इंक्लूड करते हैं तो क्लास हम डॉट से इंक्लूड करते हैं, जब भी हम आईडी इंक्लूड करते हैं तो हम उसे हैशटैग से इंक्लूड करते हैं। सो ये हमारे डिफरेंस हुए, क्लास के लिए पीरियड डॉट और आईडी के लिए हैशटैग। सो अब मुझे जो भी स्टाइल यहाँ देनी है वो मैं इसे दूंगा। लेट्स से फॉन्ट साइज इक्वल्स 30 px and color is green, save and reload। तो जैसे ही मैंने पेज को रीलोड किया है तो मुझे क्या दिख रहा है कि मेरा जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ गया है। मेरी फॉन्ट साइज तो बढ़ गई, साथ में ग्रीन कलर में भी आ रहे हैं, बिकॉज मैंने एक इस H3 टैग को एक आईडी दे दिया है और सेम आईडी को मैंने कुछ अलग CSS भी दिया है। सो यहाँ पे हमने देखा कि अगर मैं ये सेम आईडी किसी और एट्रीब्यूट को भी दूं या किसी और एलिमेंट को दूं तो वो नहीं काम करे, स्पेशली जब हम जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे होते हैं। बट अगर मैं ये सेम चीज मेरे HTML के साथ करता हूं तो वो काम करता है। सो उसी के लिए जब मैंने यहाँ पर एक H3 लिया है और H3 के बाद मैंने H5 एक बनाया है मेरा हेडिंग टैग। सो यहाँ पे मैंने सेम चीजें कॉपी करके रखी है, जो मैंने H3 में लिया है वो सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, बट मैं यहाँ पर H3 की जगह पर सिर्फ H5 कर देता हूँ और मैंने सेम आईडी भी इसको इंक्लूड किया है। सो जब हम जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे होते हैं तब आईडी पूरे पेज में एक होना मैंडेटरी हो जाता है। बट अगर मैं इस चीज को, जो कि एक गलत वे है, जो करंटली मैंने सेम आईडी दो एलिमेंट्स को दिया है, वो एक गलत अप्रोच है, बट स्टिल फॉर एन एग्जांपल प्रेजेंट करने के लिए मैंने ये चीज की है। मैंने दोनों को सेम आईडी दिया है। मैं इसे सेव करता हूँ और रन करने पे मुझे यहाँ पे जो H3 टैग है सेम ऐसे ही लाइन मुझे H5 टैग की मिल रही है। सेम बैकग्राउंड, सेम कलर ऑफ द फॉन्ट एंड सेम साइज ऑफ द फॉन्ट। मीन्स जो काम मेरा H3 से हो रहा है सेम मेरा H5 को हो रहा है। जो CSS वहां अप्लाई हुई है वही नीचे हुई है। बट जब मैं जावास्क्रिप्ट से इसे हैंडल करूंगा, जो कि हम जावास्क्रिप्ट के कोर्स में सीखने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट के कोर्स के अकॉर्डिंग अगर मैंने एक वेब पेज के अंदर दो आईडी, सेम आईडी दो अलग अलग एलिमेंट को दिए हैं तो वो हमें एरर थ्रो करेगा और इसके साथ हम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। सो बेटर इज हम पहले से ही यही कोडिंग प्रैक्टिस रखें कि क्लास एक से ज्यादा हम एलिमेंट्स को दे सकते हैं, बट आईडी ओनली वन एंड ओनली वन एलिमेंट को ही देना होता है। तो अगर मैं इस कोड को करेक्ट करना चाहूँ तो मैं या तो ये H5 निकाल दूंगा या तो मैं यहाँ से आईडी रिमूव करूंगा, इसे सेव करूंगा और रन करने पे ये मुझे H5 टैग में अभी कंटेंट दिखा रहा है। सो डू रिमेंबर गाइस, अगर हम क्लास और आईडी के साथ काम कर रहे हैं सो एक वेब पेज के अंदर मोर देन वन क्लासेस हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम आईडी के साथ काम कर रहे हैं तो एक वेब पेज के अंदर सिर्फ एंड सिर्फ एक ही आईडी होना चाहिए। आपको रिजल्ट जरूर मिलता है, आपका आउटपुट मिल जाता है, लेकिन वो कोडिंग प्रैक्टिस की ओर से वो प्रॉपर नहीं होता है। एज पर दी कोडिंग स्टैंडर्ड
एक वेब पेज के अंदर एक नाम का एक ही आईडी होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा आईडी। सो आज की जो हमारे दो जो हमने सीखे हैं पॉइंट्स, वो है क्लास एंड आईडी। क्लास क्या होता है, आईडी क्या होता है, वो हमने सीखा। दोनों का डिफरेंस हमने देखा कि एक वेब पेज में एक से ज्यादा क्लास हो सकते हैं, बट आईडी एक ही होना चाहिए। क्लास को हम डॉट से आइडेंटिफाई करते हैं और आईडी को हम हैशटैग से आइडेंटिफाई करते हैं। आज का जो हमारा सेगमेंट है, तो आज के हमारे सेगमेंट में हम HTML के लेआउट्स के बारे में सीखेंगे कि जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं या कोई वेब पेज डिजाइन करते हैं, तो उस पर्टिकुलर वेब पेज का एक लेआउट होता है कि किस टाइप का, किस डिजाइन में हमारा वेब पेज होना चाहिए और कौन सी हमारी फंडामेंटल टेक्निक है कि इस टेक्निक से हम लेआउट डिजाइन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। ये जो इमेज आप देख रहे हैं करंटली हमारी स्क्रीन पे, ये इमेज HTML का लेआउट शो करती है। इस इमेज के अंदर बहुत सारे पोर्शंस दिखाए हुए हैं। ये हर पोर्शन एक पर्टिकुलर लेआउट का पार्ट है। जैसे कि अगर हम कोई वेब पेज या वेबसाइट डिजाइन करते हैं, तो उस हर एक वेबसाइट के अंदर कौन से मॉड्यूल्स आते हैं, वो सारे मॉड्यूल्स हमारी इस इमेज से एक्सप्लेन हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ इमेज के अंदर हमने सबसे टॉप मोस्ट जो मॉड्यूल लिया है वो है हेडर। सो हेडर पोर्शन क्या डिफाइन करता है, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमारी वेबसाइट के अंदर एक हेडर पोर्शन होता है। हेडर पोर्शन हमारी वेबसाइट के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दे सकता है, या तो हमारे हेडर के अंदर हम कोई भी वेबसाइट रिलेटेड डेटा या कंटेंट हम प्लेस करते हैं। सेम नेक्स्ट हमारा पोर्शन है नेविगेशन। नेविगेशन पोर्शन यूजुअली लिंक्स के लिए यूज होता है, मल्टीपल लिंक्स हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ इमेज में सेक्शन, आर्टिकल, असाइड और फुटर जैसे पोर्शन है। हम हर एक जो पोर्शन है उसके बारे में वन बाय वन आज के सेशन में देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम एग्जांपल पे जाएंगे। सो लेट्स से मैं करंटली एक वेबसाइट ओपन करूंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारी लर्न1 की वेबसाइट है। सो ये है हमारी लर्न1 की साइट और ये है हमारी लर्न1 की साइट का होम पेज। सो अगर इस वेबसाइट को हम करंट जो हमारा लेआउट का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं हमारी लर्न1 की साइट को, तो हमें जो लेआउट का जो फंडा है वो प्रॉपरली क्लियर होगा। सो इसे हम फर्स्ट कंपेयर करते हैं हमारी लर्न1 की साइट में। यहाँ टॉप मोस्ट पोर्शन के अंदर ये जो मैं जो हाईलाइट किया हुआ पोर्शन है पूरा, जहाँ पे मैं करंटली एरो घुमा रहा हूँ, वो हमारा हेडर पोर्शन हो रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर साइट। सो अगर हम इस साइट को एज ए रेफरेंस लेते हैं हमारे स्ट्रक्चर के लिए, सो ये पूरा जो पोर्शन है विथ एन इमेज, ये हमारा हेडर स्ट्रक्चर, हेडर पोर्शन हुआ फॉर लर्न1 साइट। सो ये जो हमारा पोर्शन है पूरा जिसके अंदर इमेज शो अप हो रही है, ये हमारा पोर्शन हेडर पोर्शन है। सो अगर हम इसे हमारे स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हैं, सो ये यहाँ पर सबसे जो टॉप मोस्ट जो पोर्शन आता है वो हमारा हेडर पोर्शन होता है, जो हमारी लर्न1 की साइट के ऊपर विथ एन इमेज शो हुआ है। नेक्स्ट हमारा है नेविगेशन पोर्शन। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, तो जो हमारा नेविगेशन पोर्शन होता है वो एग्जैक्टली हेडर के नीचे स्टार्ट हो रहा है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। आप अपनी वेबसाइट की डिजाइन के अकॉर्डिंग इस स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, बट द थिंग इज ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि सो एंड सो पोर्शन, जैसे कि हेडर है, नेविगेशन बार है, सेक्शन है, असाइड है, फुटर है, ये सारे जो सेक्शंस है वो सारे सेक्शंस हमारी वेबसाइट के अंदर होने चाहिए, बिकॉज ये सारे जो पोर्शंस है वो एज अ टैग हमें HTML5 में अवेल किए गए हैं कि हम उस टैग को यूज करें, और ये टैग्स हमारे ब्राउजर के लिए सिमेंटिक लेवल की इंफॉर्मेशन पास भी करते हैं। सो यूजिंग दिस स्ट्रक्चर अगर हम साइट बनाते हैं तो वो साइट इजी टू लोड होती है, और ब्राउजर के लिए जब रन करना हो तब वो इजी टू रन एंड इजी टू अंडरस्टैंडेबल भी होती है। सो यहाँ पे हमारा जो नेविगेशन बार है, सो हमारी लर्न1 की साइट के लिए हमने नेविगेशन बार कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि जब ऑल कोर्सेज पर होवर करे तब हमें इस तरीके से नेविगेशन बार दिख रहा है। साथ ही जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं,
सो हमारा ये जो बड़ा सा हेडर पोर्शन है वो चेंज होकर यहाँ ऊपर आ जाता है। सो ये भी हमारा हेडर पोर्शन ही है जिसमें ऑल कोर्स पे क्लिक करने, होवर करने पे हमें नेविगेशन बार ओपन हो रहा है। सो बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट हमने हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस करके ये सारा प्रोग्राम पूरा वेबसाइट बनाया हुआ है। फिर अगर हम देखें तो हमारे स्ट्रक्चर में सेक्शन, आर्टिकल जैसे पोर्शन है जो एक के नीचे एक है। मींस सेक्शन डिफाइन करता है एक पोर्शन जहां पर हम डेटा प्लेस करते हैं। सेम आर्टिकल भी डिफाइन करता है कि हम एक पैराग्राफ टाइप मतलब रिटर्न डेटा हम प्लेस करते हैं। सो हमारी इस वेबसाइट के अंदर मोस्टली कंटेंट के रूप में इमेजेस और डेटा ज्यादा है। सो अगर हम इसे ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है जहां पर फ्री ट्यूटोरियल सर्टिफिकेट लाइव प्रोजेक्ट लिखा है, इसे हम एक सेक्शन कह सकते हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस एंड कोर्सेज के नेम है, उसे हम दूसरा सेक्शन कह सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे भी एक पोर्शन है जिसमें टेस्टिमोनियल अलग और ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो इसे भी हम दो अलग अलग सेक्शन कह सकते हैं। सो किसी भी एक वेबसाइट के अंदर ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसके सारे जो एलिमेंट्स है, जैसे कि सेक्शन है, आर्टिकल है, ये सारे एलिमेंट्स कवर होने ही चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट जब हम लेआउट को ध्यान में रख के वेबसाइट बनाते हैं तब हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होना चाहिए, ये हमारा गोल होता है। सो नेक्स्ट है असाइड एंड फूटर। तो लेट्स से हमारी साइट के अंदर हम जहाँ नीचे देखें तो ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन है वो हमारा फूटर डिफाइन करता है। और अगर मैं मेन्यू में से किसी भी कोर्स पर जाता हूँ, लेट्स से एडवांस जावा पे अगर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड पर एक फिक्स स्टैटिक पोर्शन मिल रहा है जिसे हम साइड बार कहते हैं। तो जैसे जैसे हम इसे स्क्रॉल करते हैं साइड बार एज इट इज रहता है और बाकी का जो पोर्शन है वो स्क्रॉल हो रहा है। सो ये जो साइड बार जो फिक्स पोर्शन है उसे हम असाइड सेक्शन भी कह सकते हैं। और ये जो पोर्शन हम स्क्रॉल कर रहे हैं जो ऊपर नीचे हो रहा है उसे हम या तो सेक्शन भी कह सकते हैं या तो आर्टिकल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा रिटर्न कंटेंट हमें मिल रहा है। तो ये हुआ हमारी लर्न वन की साइट को जब हम हमारे बेसिक HTML स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारी साइट प्रॉपरली एज पर दी रूल और एज पर दी स्ट्रक्चर ऑफ सिमेंटिक टैग्स अवेलेबल इन HTML बनाई गई है। सो अब हम एक एक जो हमारा सेक्शन है, एक एक जो पोर्शन है, उससे हम कैसे यूज करते हैं कोड करते समय वो हम सबसे पहले देखते हैं। सो लेट्स से यहाँ पर हम एक नया प्रोग्राम चालू करते हैं, उसे HTML एंड टाइप HTML एंड कंट्रोल स्पेस एंड हमारा स्ट्रक्चर रेडी है। HTML सिमेंटिक टैग्स, सेव सिमेंटिक टैग्स डॉट HTML। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, ये हमारा प्रोग्राम आ गया। करंटली ये प्रोग्राम डल है। सो अब जब हम इसे हमारे स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हैं तो सबसे पहला हमारा पोर्शन है हेडर पोर्शन। सो लेट्स से हेडर के अंदर हम एक टैग ऐड करते हैं, हेडर टैग। जब हम हेडर टैग ऐड करते हैं तो डिफाइंस के हम सबसे ऊपर टॉप में कुछ लिख रहे हैं। सो लेट्स से हम इसका नाम देते हैं दिस इज द हेडर पोर्शन, सेव एंड रन। तो जैसे ही हमने हेडर पोर्शन को रन किया हमें ऊपर सबसे टॉप में हेडर पोर्शन मिल रहा है। अब जस्ट टू आइडेंटिफाई प्रॉपरली कि ये हमारी साइट का हेडर पोर्शन है, सो मैं यहाँ पर कुछ CSS भी ऐड करूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैं हेडर के अंदर ही स्टाइल करके भी ऐड कर सकता हूँ। हम दो वे से ऐड कर सकते हैं, या तो हम यहाँ हेड पोर्शन के अंदर स्टाइल टैग के अंदर हमारी CSS ऐड कर सकते हैं, या तो यहाँ हेडर के अंदर इनलाइन विद इन द स्टार्ट टैग भी हम CSS ऐड कर सकते हैं। सो करंटली मैं इस तरीके से यहाँ पे CSS ऐड करूंगा। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर लूंगा ताकि हम हमारा जो हेडर पोर्शन है उसे प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सके। सो बैकग्राउंड कलर में इसके अंदर लेता हूँ लेट्स से ब्लू। और ये जो पोर्शन है वो साइड स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो लेट्स से मुझे मेरे उस सारी जो कंटेंट है उसे मुझे सेंटर अलाइन करने हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर देता हूँ विच इंडिकेट्स कि
हम जो टेक्स्ट अंदर लिख रहे हैं हमारे हेडर के अंदर वो सेंटर में आए, और ये जो हर एक जो प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं उस सभी प्रॉपर्टी के बारे में हम हमारे CSS के कोर्स में डिटेल में देखने ही वाले हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये पोर्शन थोड़ा सा बड़ा भी दिखे, सो मैं इस अंदर पैडिंग अलाउ करता हूँ 10px जितनी। अब इसे सेव करता हूँ और रन करते हैं। सो रन करने पे ये हमारा हेडर पोर्शन आ जाता है, जिसमें अब ब्लैक कलर में है तो दिख नहीं रहा, सो मैं यहाँ पर कलर व्हाइट ले लेता हूँ, रन। सो ये हो गया हमारा हेडर पोर्शन। सो हम जो भी लिखेंगे एज अ टॉप मोस्ट इंफॉर्मेशन, लेट्स से मैं यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकता हूँ। अगर हमें लर्न वन जैसी साइट बनानी है तो मैं यहाँ पर एक इमेज ऐड कर सकता हूँ, इसका पोर्शन और बड़ा कर सकता हूँ। सो ये है हमारा हेडर पोर्शन। फिर आता है हमारा नेविगेशन पोर्शन। सो लेट्स से मैं यहाँ पर सेम CSS के साथ नेव करके एक पोर्शन बनाता हूँ, नेव, जो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नेव लिखा हुआ है, हो गया हमारा नेव। सो दिस इज द नेविगेशन बार। ओके, अब हम कलर को चेंज करते हैं, लाइट ग्रीन, सेव एंड रन। सो यहाँ पे हमें दिस इज द नेविगेशन बार ऐसा हमें दिख रहा है। सो ये हुआ हमारा हेडर पोर्शन, ये हुआ हमारा नेविगेशन पोर्शन। सो जैसा कि आपने देखा कि ये जो हमारा नेविगेशन पोर्शन है, करंटली हमने इसके अंदर लिंक्स नहीं रखे, बट आइडियली जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो नेविगेशन बार के अंदर एक से ज्यादा URLs या तो जिसे हम लिंक्स कहते हैं वो होती है, और जो मेन्यू होता है मेन्यू के अलग अलग लिंक जैसे कि होम, कॉन्टेक्ट अस, सबमिट, अबाउट अस, करियर वगैरह वगैरह के जो पेजेस होते हैं वो हम नेविगेशन बार के अंदर ऐड करते हैं। सो करंटली हम कोई एंकर टैग नहीं यूज कर रहे हैं, बट हम खाली स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। फिर है सेक्शन और आर्टिकल। सो लेट्स से हम यहाँ पर ऐड करते हैं एक नेविगेशन बार के बाद है सेक्शन, हम सेम CSS भी यहाँ पर यूज करेंगे, रेड। पैडिंग थोड़ा मैं बढ़ा देता हूं ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखे हमारा पोर्शन, सेक्शन और रेड। ओके, सो ये हो गया हमारा सेक्शन। सेक्शन के अंदर हम लिखते हैं दिस इज फर्स्ट सेक्शन। गुड। सो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा हेडर, उसके बाद आता है हमारा नेविगेशन बार, और अब आता है हमारा एक सेक्शन। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर हम जो डेटा हम ऐड करना चाहे वो इमेजेस हो, हमारी वेबसाइट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पास करता हो, टेस्टिमोनियल हो सकता है, कोई इमेजेस हो सकती है, वैसा एक सेक्शन हम यहाँ बनाते हैं। जैसे एक सेक्शन के बाद हमारी वेबसाइट के अंदर कुछ और भी डेटा ऐड करना है तो हम उसके लिए दूसरा सेक्शन भी बना सकते हैं। सो उसके लिए भी हम सेक्शन ही यूज करते हैं। अब गाइस यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की बात है, हम जितने चाहे उतने सेक्शंस ऐड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेब पेज। सो करंटली हमने 2 सेक्शन ऐड किए हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हम चाहे उतने सेक्शंस हमारी साइट के अंदर एज पर रिक्वायरमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा सेक्शंस हो रहे हैं तो आप उस सेक्शन को बाइफरकेट कर सकते हैं मल्टीपल पेजेस के अंदर। सो अगर एक ही वेब पेज को आप कंटिन्यू नहीं करना है तो आप दूसरा वेब पेज बनाकर उसकी लिंक नेविगेशन पोर्शन में देकर भी आप इसे बाइफरकेट कर सकते हैं। सो इट इज टोटली अप टू द डिजाइनर। जब आप डिजाइन करते हो वेब पेज को तो इट्स अप टू अस कि हमें वेब पेज कैसे बनाना होता है। सो लेट्स से हमने ये दूसरा सेक्शन लिया है, सो मैं उसे येलो कलर में दिखा के दिस इज सेकेंड सेक्शन। तो ये है हमारा सेकेंड सेक्शन जिसमें हम दूसरा सेक्शन दिखा रहे हैं। उसके बाद आता है सेक्शन के बाद आर्टिकल। जैसे हमने सेक्शन लिया है वैसे ही हम आर्टिकल भी ले सकते हैं सेम वे में। नेक्स्ट है साइड बार, जैसे कि साइड यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो एक थोड़ा सा साइड में है। सो यूजुअली जब हमें साइड बार बनाना होता है तो उसके लिए एक प्रॉपर CSS होती है। हम CSS की मदद से साइड बार बना सकते हैं। जैसा यहाँ पर लिखा है वैसे ही अगर हम ट्राई करेंगे तो हमारा साइड बार नेक्स्ट टू एनी पोर्शन नहीं आएगा। लेट्स से साइड, और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूं दिस इज ए साइड बार, सेव द कोड, रन।
तो यहाँ पे रन करने पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है क्योंकि हमने कोई CSS नहीं दी है। बट अगर मैं सेम CSS हमारे साइड बार में भी अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ऑरेंज, रन एंड सेव, सो हमें हमारा नॉर्मल सा जैसा हमारा सेक्शन है वैसा ही साइड बार मिल रहा है। बट एक्चुअली यहाँ पर हमें एक प्रॉपर CSS लिखनी होती है। जब हम CSS से इस पोर्शन को हमारे लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड जिस भी पोर्शन में हम एडजस्ट करना चाहे उस पोर्शन में हम एडजस्ट कर सकते हैं, तब जाके हमारा ये साइड बार प्रॉपर बनता है। सो लेट्स ट्राई टू फिक्स इट इन दी साइड पोर्शन। सो अगर हम उसे ट्राई करते हैं तो उसकी भी एक CSS है। ये जो CSS अभी मैं इसमें ऐड करूंगा वो हम जब हम CSS का कोर्स सीखेंगे तब हम इसमें डिटेल में जाएंगे और सीखेंगे। सो लेट्स से मुझे मेरा जो साइड बार है वो उसकी विड्थ चाहिए कुछ 200 पिक्सल जितनी, और मुझे उसे राइट हैंड साइड पर फिक्स करना है। सो लेट्स से मैं उसे राइट हैंड साइड के फिक्स करने के लिए फ्लोट राइट प्रॉपर्टी देता हूँ और इस पोर्शन को यहाँ से कट करके नेविगेशन बार के नीचे रख देता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव करके इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, मेरा जो साइड बार है वो यहाँ से निकलकर यहाँ साइड में आ जाता है। मतलब जो हमारा वेरी फर्स्ट सेक्शन है उसके बाजू में जाके मेरा साइड बार फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने इस साइड बार को हमारे फर्स्ट पोर्शन के साइड में फिक्स कर दिया है। सो ये हुआ हमारा साइड बार। इसमें जो प्रॉपर्टी लिखी गई है, आई एम रिपीटिंग कि ये हम CSS वाले कोर्स में फिर से देखने वाले हैं। फ्लोट राइट लिखने से मेरा साइड बार राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है। फिर लास्ट हमारा आता है फूटर सेक्शन। सो लेट्स हमें कोई भी पोर्शन जो एट द एंड ऑफ द वेब पेज लिखना होता है, so उससे हम यूजुअली फूटर के अंदर डिफाइन करते हैं। सो फूटर, दिस इज द फूटर सेक्शन, और सेम हम इसमें भी कुछ स्टाइल ऐड करेंगे ताकि हमारा जो फूटर सेक्शन है वो इंडिपेंडेंटली हमें आइडेंटिफाई हो सके। लेट्स से मैं इसे ब्लैक कलर दे देता हूं, सेव एंड रन। सो ये हुआ हमारा फूटर सेक्शन। सो आज की आपने ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है और इसे प्रॉपरली रन भी किया है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूजुअली एक जो वेबसाइट होती है वो कुछ सिमिलरली इसी स्ट्रक्चर के अंदर होती है। उसके अंदर सबसे पहले हेडर होता है, फिर नेविगेशन बार आता है, फिर उसके अंदर कुछ मल्टीपल सेक्शंस होते हैं बेस्ड ऑन बहुत ज्यादा कंटेंट है तो हम आर्टिकल से सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। साइड बार, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है साइड में कुछ प्लेस करने की तो आप उसे साइड बार में भी रख सकते हैं। और लास्ट में आता है फूटर सेक्शन जिसमें हम हमारे वेब पेज के बारे में जो भी लिंक्स होती है, लेट्स से सारी लिंक्स को हम कलेक्टिवली दिखाना है, हमें अबाउट उसका पेज दिखाना है, हमारा वेब पेज का लोगो दिखाना है, लोकेशन दिखाना है, तो फिर हम वो सारी पोर्शन यूजुअली फूटर सेक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। तो ये हुआ हमारा एक स्ट्रक्चर की यूजुअली जब हम वेब पेज बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो वेब पेज का स्ट्रक्चर इस वे में होता है। और इस स्ट्रक्चर को अचीव करने के लिए, बनाने के लिए हम जो यूज करते हैं वो सारे सिमेंटिक लेवल टैग्स हमने यहाँ लिखे हैं। हेडर, नेविगेशन बार, साइड बार इफ रिक्वायरमेंट है तो असाइड के अंदर सेक्शंस आप जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में आता है हमारा फूटर। तो ये जो हमारा लेआउट था वो हमने प्रैक्टिकली अचीव किया है। यहाँ पे हर एक टैग के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि हेडर टैग क्यों होता है, तो हेडर डिफाइन करने के लिए, नेविगेशन लिंक के लिए, सेक्शन डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए, फिर आर्टिकल सेल्फ कंटेंट आर्टिकल लिखने के लिए, असाइड, फूटर। जो दो चीजें हमने ऐड नहीं की वो है डिटेल्स एंड समरी। सो ये डिटेल्स एंड समरी वाले टैग भी डिपेंडेंट होते हैं यूजर की रिक्वायरमेंट पे। अगर आपको कोई एडिशनल डिटेल ऐड करनी है रिगार्डिंग अवर वेब पेज तो वो भी हम डिटेल से ऐड कर सकते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप डिटेल्स ही यूज करो। सेम चीज आप सेक्शन और आर्टिकल से भी कर सकते हैं। सो इट्स अप टू द डेवलपर कि वो किस टैग को यूज करके अपना कंटेंट प्लेस करना चाहते हैं। सेम वे समरी, हेडिंग टैग के साथ जो भी हम एलिमेंट यूज करते हैं तो हेडिंग का जो डिटेल्स होता है वो हम समरी के अंदर भी रख सकते हैं। तो समरी भी एक ऐसा पोर्शन है जो आप, अगर आपको जरूरत है तो आप रख सकते हैं, अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। बट जो मेन पोर्शन, मेन जो हमारा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को अचीव करने के लिए जो मेन हमने जो टैग्स यूज किए हैं वो सारे हमने देख लिए हैं। वो हेडर, नेव, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड एंड फूटर होते हैं। यूजिंग दिस टैग्स
हम एक लेआउट हमारी वेबसाइट का डिजाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारे टैग्स, जो सिमेंटिक लेवल का स्ट्रक्चर यूज किया उसके टैग्स के बारे में। तो ये हमारा आज का सेगमेंट था। आज का जो हमारा सेगमेंट है, ये सेगमेंट है हमारा HTML की एंटिटीज के ऊपर। अब सबसे पहले देखते हैं कि HTML एंटिटीज क्या है। HTML के अंदर जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हमारे पास अल्फाबेट्स अवेलेबल होते हैं कीबोर्ड से, फिर हमारे पास नंबर्स भी अवेलेबल होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं। सो जब हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स अवेलेबल है तो हमारे पास 1 से लेके 0 नंबर के ऊपर कुछ साइंस दिए हुए हैं जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क, एट साइन, हैशटैग वगैरह, और उसी तरीके से अलग अलग जगह पे कोट्स दिए हैं, सेमीकोलन दिया हुआ है। तो ये कुछ साइंस ऐसे हैं जो साइंस हमें डिफॉल्ट कीबोर्ड पे अवेलेबल होते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम HTML का प्रोग्राम लिखते हैं तब प्रोग्राम लिखते समय हम टैग के अंदर हमारा HTML कोड लिखते हैं। अब टैग बनाने के लिए हम ऑलरेडी 2 साइंस यूज कर रहे हैं जैसे कि एंगुलर ब्रैकेट्स। अब अगर मैं एंगुलर ब्रैकेट्स टैग लिखने के लिए यूज कर रहा हूँ और मुझे मेरे वेब पेज के अंदर एंगुलर ब्रैकेट्स ही शो करने हो तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वो एक इश्यू भी बन जाता है। तो आज का जो हमारा सेक्शन है वो हमारी HTML की एंटिटीज के ऊपर है कि कैसे हम सारी एंटिटीज को HTML में शो अप कर सकते हैं, कैसे हम स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स को भी हमारे वेब पेज के अंदर शो अप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेगमेंट। पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये यही था जो मैंने एक्सप्लेन किया कि जो भी चीजें हमारी कीबोर्ड पे अवेलेबल होती है वो हम इजीली शो अप कर सकते हैं हमारे वेब पेज के अंदर। लेकिन हम जब वेब पेज बनाते हैं तब हम कई सारी साइंस का यूज भी टैग्स या किसी और वे में करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में भी लिखा है कि जब हम लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल यूज करते हैं तो उससे हम टैग बना सकते हैं। सो अगर मुझे सेम सिंबल्स मुझे मेरे वेब पेज में ही शो अप करने हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। सो उसका सोल्यूशन आता है हमारी एंटिटीज और उसका सोल्यूशन आता है रिजर्व कैरेक्टर की मदद से। अब आता है कि रिजर्व कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हम शो अप करना चाहते हैं वो अल्फाबेट्स नहीं है, जो नंबर्स नहीं है, बल्कि साइन है। तो इन सबको हम रिजर्व कैरेक्टर्स कहते हैं और इन रिजर्व कैरेक्टर्स को हम कैसे शो करते हैं वो हम आज सीखेंगे। तो लेट्स से ये मेरा एक प्रोग्राम है, उसमें नोटपैड मेरे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में मैं इसे HTML सेट करके जब मैं HTML लिखता हूँ तब टाइटल देते हैं हम HTML स्पेशल कैरेक्टर्स सेव स्पेशल कैरेक्टर्स डॉट HTML। इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा। ओके, सो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम रन हुआ है, करंटली ब्लैंक है। सो लेट्स से मुझे मेरे बॉडी टैग के अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ। लेट्स से मैं हेडिंग देता हूँ H1 के अंदर दिस इज अ साइन। उसके बाद में एक साइन ऐड करता हूँ। लेट्स से मुझे स्पेस देनी है तो मैं अभी करंटली कोई स्पेस नहीं दे रहा हूँ। जब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर दिस इज अ साइन आता है। अब मैं सेम स्पेस देने के बाद लेट्स से मैं एक्सक्लेमेशन मार्क मुझे प्रिंट करना है। सो सेव एंड रन दी पेज। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक बार स्पेस बार की दबाई है तो मुझे इतना पोर्शन एज अ स्पेस मिल रहा है। सेम मुझे इतना पोर्शन मेरे ब्राउजर में भी एज अ स्पेस मिल रहा है। बट क्या ये वे सही है? तो अगर हमें स्पेस अगर हम किसी जगह पर ऐड करते हैं, जैसा कि आपने फॉर्म के अंदर देखा था, जब भी हम फॉर्म के अंदर कुछ ऐड करते हैं स्पेस वगैरह तो वो %2 की कैरेक्टर से रिप्लेस होकर हमें URL बार में दिख रहा था। सो जो स्पेशल कैरेक्टर्स है स्पेस या लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह, उसे HTML कोड के अंदर हम ऐड कर सकते हैं जब वो हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल हो। बट उसको उस साइंस का क्या जो हमारे कीबोर्ड्स में अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसके अंदर है लेस देन, ग्रेटर देन, फिर %, ये सब हमें कीबोर्ड्स पे अवेलेबल होते हैं। बट एग्जैक्टली आफ्टर दैट हमें यहाँ पर सेंट, पाउंड, यूरो, येन वगैरह कॉपीराइट जैसी साइंस भी मिलती है जो हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं है। तो हम उसे
कैसे हम हमारे स्क्रीन पर हमारे वेब पेज के अंदर ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंटैक्स लिया है कि कोई भी जब एंटिटी को हमें हमारे वेब पेज में शो कराना हो तब हम या तो उसे M% के साथ एंटिटी नेम से लिख सकते हैं और M% के बाद हैशटैग के साथ उस एंटिटी का नंबर लिख सकते हैं। सो हमारे दो वे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, या तो हम एंटिटी का नेम लिख सकते हैं या तो हम एंटिटी का नंबर लिख सकते हैं। अगर मुझे मेरे वेब पेज के अंदर ग्रेटर देन का साइन ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसे H1 के अंदर दिस इज ग्रेटर देन साइन, ओके, और फिर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का हमारा सिंबल जो कीबोर्ड पे अवेलेबल है मैं उसे यूज कर रहा हूँ। सेम की बिकॉज मेरे पास ये की अवेलेबल है मेरे कीबोर्ड के अंदर, सो मैंने यहाँ पर वो आइकन ले लिया है। हम उसे सेव करेंगे और रन करेंगे। सो यहाँ पे हमें ग्रेटर देन का साइन मिल रहा है लाइक दिस वे। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सेम साइन ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो हमें टैग के अंदर भी मिल रहा है। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारा ब्राउजर इनबिल्ट साइंस जो हम कीबोर्ड से लेकर रख रहे हैं उसे पार्स ना कर सके, मतलब उसे रन करते समय एरर आए, क्योंकि जब हम टैग के अंदर ग्रेटर देन और लेस देन स्टार्ट यूज करते हैं, सेम वे अगर मैं ग्रेटर देन साइन भी यूज करने के लिए इसे प्लेस करता हूँ, वेरी मच चांसेस है कि जो हमारे ओल्ड ब्राउजर है जैसे कि गूगल का ओल्ड क्रोम ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर के ओल्ड वर्जन लाइक 9 एंड 10, फिर सेम माइक्रोसॉफ्ट एज के ओल्ड वर्जन, वो इन कैरेक्टर्स को रन टाइम पार्स नहीं कर पाते हैं। सो उस केस में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली कीबोर्ड से प्लेस करने की जगह पर उसका जो कोड होता है, जो एंटिटी कोड होता है वो हम लिखते हैं, लेट्स से M%GT एंड देन सेमीकोलन। सो ये है हमारा वे। M% डिफाइंस कि यहाँ पर कुछ एंटिटी स्टार्ट हो रही है, GT हमारा कोड है ग्रेटर देन का, और फिर आता है हमारा सेमीकोलन टू ओवर द कोड हम खत्म करने के लिए। सो अगर हमें ग्रेटर देन प्रिंट करना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे सेव एंड रन। सो मैं यहाँ रीलोड कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर मेरा साइन मिल रहा है। लेट्स से सेम वे मैं लेस देन भी ऐड करता हूँ, लेस देन साइन। सो मेरा कोड होगा M%LT सेव एंड रन। तो यहाँ आता है दिस इज द लेस देन साइन। सो हमने हमारा साइन दोनों वे से ट्राई किया है। पहला वे था कि हम डायरेक्टली कीबोर्ड से उसे एंटर करें, और दूसरा वे था कि हम उसे हमारे कोड से एंटर करें, एंटिटी कोड से। बट जो प्रॉपर वे है किसी भी कोडिंग के समय इन साइंस को इनेबल करने का, सो वो प्रॉपर वे हमारा एंटिटी कोड ही है। हम डायरेक्टली कीबोर्ड से अगर कुछ साइन एंटर करते हैं सो वेरी मच चांसेस कि वो हमारा ब्राउजर पार्स ना कर सके, उसे रन ना कर सके। सो उस केस में प्रॉपर यही रहता है कि हम उसे कोड से रन करते हैं। और भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर स्पेस दी है, तो स्पेस के लिए हम यूज करते हैं N%NBSP नो ब्लैंक स्पेस। सो यहाँ पर आएगा सेम दिस इज ब्लैंक स्पेस। सो लेट्स से मैं ABCD लिख रहा हूँ बट M%NBSP। सो ये हुआ मेरा ब्लैंक स्पेस के लिए कोड। सो फिर मैं A फिर लिख रहा हूँ B, फिर आता है C एंड देन D। सो यहाँ पर मैंने A B C D चारों को अलग करने के लिए, उनके बीच में स्पेस देने के लिए मैंने M%NBSP का यूज किया है। सो सेव एंड रन। सो यहाँ पर A, उसके बाद हमें एक स्पेस मिल रही है, B उसके बाद स्पेस, C के बाद स्पेस। सो यहाँ पे हमने स्पेस बार की से स्पेस नहीं करी है बल्कि हमने NBSP से स्पेस करी है। लेट्स से अगर हम ये जो लाइन है यहाँ पे जो कंटेंट दिया गया है ABCD, उसे हम किसी जगह पर यूज कर रहे होते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट का एक ट्रिम फंक्शन होता है। अगर मैं ट्रिम फंक्शन अप्लाई करता हूं तो मेरी जो स्पेस अगर मैंने यहाँ पर स्पेस बार की मदद से दी है तो मेरी स्पेस रिमूव हो जाएगी। बट टू कीप द स्पेस इन बिटवीन द अल्फाबेट्स द कैरेक्टर्स मैं यहाँ पर NBSP यूज करूंगा। यूजिंग NBSP मेरी स्पेस ट्रिम नहीं होगी। सो यहाँ पे हम एक एडवांटेज देख रहे हैं कि क्या जब हम स्पेस बार की से स्पेस रखते हैं और जब हम NBSP मतलब कोड से स्पेस रखते हैं तो उससे क्या डिफरेंस भी जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कई सारे हमारे सेंट पाउंड वगैरह दिए हुए हैं, सो वो भी हम यहाँ पे लिखते हैं। सो लेट्स से मैं H1
के अंदर ऐड करता हूं these are some currency signs, ठीक है। तो फिर पहला आता है सेंट, सो इट्स लाइक M% सेंट। फिर आता है हमारा पाउंड, सो उसके लिए है M% पाउंड। फिर है येन, सो इट्स लाइक M% येन। और लास्ट है हमारा यूरो, सो इट्स लाइक M% यूरो। सेव एंड रन द प्रोग्राम। सो जब हमने ये साइंस के कोड लिखे और हमें यहाँ पर हर एक साइन विजिबल हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो साइंस है हमारी, ये करेंसी साइंस, वो कीबोर्ड में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। सो जब भी हमें इस टाइप के कोई साइंस हमारे ब्राउजर में, हमारे वेब पेज में इनेबल करने होते हैं, तो उस केस में हम हमारा कोड यूज करते हैं, एंटिटी कोड यूज करते हैं। और एंटिटी कोड की मदद से हम इस साइंस को हमारे ब्राउजर के अंदर, वेब पेज के अंदर इनेबल करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि यहाँ कॉपीराइट लिखा हुआ है, ये सब एक एग्जांपल्स है। और साइंस इतने ही नहीं होते हैं, इससे भी ज्यादा साइंस अवेलेबल है। सो जब भी आप गूगल करेंगे इन सभी साइंस को, लेट्स से आपको इस साइंस के अलावा भी किसी साइन की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसका नाम लिख के आप गूगल कर सकते हैं, आपको उसका HTML कोड डायरेक्टली मिल जाता है। सो ये है हम कैसे अलग अलग साइंस को एंटिटी के रूप में कैसे यूज करते हैं यूजिंग M% एंड देन द कोड। अब आता है हमारा सिंबल्स, कि हम कौन से सिंबल यूज करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ्स जब हम यूज करते हैं या तो हमारे वेब पेज के अंदर हमें कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन या ऑपरेशन दिखाना होता है, तो उस केस में हमें सिंबल्स बहुत ही यूजफुल होते हैं। प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई जैसे बेसिक सिंबल्स तो यहाँ पर अवेलेबल है। बट जब हम ज्यादा इन डेप्थ जाते हैं और साइंटिफिक लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो उस केस में हमारे पास डिटेल्ड लेवल साइंस जो सिंबल्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर। सो उस केस में हम सिंबल्स कैसे ला सकते हैं हमारे वेब पेज के अंदर, वो हम आज देखते हैं। सो लेट्स से मुझे ग्रीक सिंबल्स चाहिए, जैसे कि अल्फा, बीटा, गेमा, डेल्टा जैसे जो ग्रीक सिंबल्स है, सो वो हमें लाने हो तो हम कैसे ला सकते हैं। सो यहाँ पे दोनों वे दिए गए हैं, एक है हमारा सिमेंटिक कोड और ये है हमारा एंटिटी नंबर। सो एंटिटी कोड और एंटिटी नंबर, जैसे कि हमने सिंटेक्स में देखा था यहाँ पर कि हम एंटिटी नेम और एंटिटी नंबर दोनों की मदद से ये ला सकते हैं। सो यहाँ पे दिए गए नंबर और नेम से आज हम कुछ कोड्स लाते हैं। लेट्स से यहाँ पर अल्फा, बीटा, गेमा, डेल्टा, एप्सिलॉन और जीटा, ये 6 ग्रीक अल्फाबेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हमें इन्हीं अल्फाबेट्स को शो अप करना हो, सो यहाँ पर हम लेते हैं एक H1 टैग, बिलो आर सम ग्रीक अल्फाबेट्स, और H2 के अंदर हम इसे ऐड करते हैं। लेट्स से फर्स्ट इज, तो पहले हम एंटिटी नेम से तो हमने इसे देख लिया है कैसे ऐड करते हैं, बट हम नंबर से भी ऐड करके देखते हैं कि कैसे हम सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा नंबर अल्फा के लिए 913 है। सो लेट्स से M% देन हैश एंड देन 913 एंड देन कॉलन। तो ये हुआ हमारा अल्फा। अब हमारा जो दूसरे जो हमारे ग्रीक कैरेक्टर्स है वो एक एक नंबर इंक्रीज ही हो रहे हैं। सो हम यहाँ पर जैसे 13, 14, then 15, 16, 17 and 18, ये हमने ऐड किया है। अब हम इसे रन करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ ग्रीक अल्फाबेट्स मिल रहे हैं, अल्फा, बीटा, गेमा, डेल्टा, एप्सिलॉन और जीटा। तो ये हमारे कैपिटल्स में है। तो कैपिटल्स में हमारे ग्रीक लेटर्स किस तरीके से हम हमारे वेब पेज में इंक्लूड कर सकते हैं वो हमने यहाँ देखा। सो अल्फा और ए और बी जो है वो अल्फा और बीटा, ए और बी जैसे सेम दिखते हैं, सो वो तो हम शायद कीबोर्ड से ऐड कर सकते हैं। बट गेमा और डेल्टा के लिए हमें ये इश्यू हो सकता है कि वो हम अवेल नहीं होता है हमारे पास डायरेक्टली। सो उस केस में यूजिंग हमारा एंटिटी नंबर या तो एंटिटी नेम दोनों को यूज करके हम ऐड कर सकते हैं। सेम वे अगर हमारे पास जो साइन होता है, अप डाउन की के जो साइन होता है एरो की, तो वो भी हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो भी हमने ऐड का एग्जांपल देखा है कि यहाँ पर ये जो कोड दिया गया है वो एरो की का है। सो लेट्स से हमने एरो की ऐड करनी हो, सो हम उसके लिए भी
H1 टैग के अंदर below are the arrow keys. H2 अब इसके अंदर जैसे हमारा कोड एरो की के लिए 8592 से स्टार्ट हो रहा है, और अगर हम उसे वर्ड में देखें तो यहाँ पे लेफ्ट एरो, अपवर्ड एरो, राइट एरो एंड डाउनवर्ड, मतलब इस तरीके से हमें लेफ्ट, अपवर्ड, राइट और डाउनवर्ड तो दोनों वे से हम ला सकते हैं. सो लेट्स ट्राई बोथ दी वेज. सो पहला है हमारा एंटिटी नंबर जो 8592 से स्टार्ट हो रहा है. सो ###8592 और उसी के अंदर हमें एक एक नंबर ऐड करना है. सो 92 के बाद है 93, 94 एंड 95. सेव एंड रन. सो हमें यहाँ पे एरो की इसके सारे एरोज मिल रहे हैं, बट लेट से हम इसे सेम वे में एंटिटी नेम से अगर जनरेट करते हैं तो यहाँ पे LARR $LARR देन UARR अपवर्ड एरो, देन डाउनवर्ड एरो के लिए राइट वर्ड के लिए RARR और डाउनवर्ड के लिए DARR. ओके, सेव एंड रन. सो जैसा कि आपने आउटपुट में देखा कि हमें सेम आउटपुट मिल रहा है. अगर हम इसे एंटिटी कोड से लिखते हैं या तो एंटिटी नंबर से लिखते हैं या तो एंटिटी के नेम से लिखते हैं, हमें आउटपुट बिल्कुल ही सेम मिल रहा है. सो ये जो सारे जो साइंस है, जो सिंबल्स है, वो हमें डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते हैं जब हम कीबोर्ड्स यूज करते हैं. सो आज हमने सीखा है कि कैसे हम अलग अलग जो साइंस होते हैं जो अवेलेबल कीबोर्ड पे नहीं है, वो हम कैसे हमारे HTML के पेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. गाइज मेक श्योर जो आज के सेगमेंट में दिखाया है सिर्फ इतने ही साइंस नहीं होते हैं HTML के अंदर. देयर आर नंबर ऑफ साइंस. आप हर एक साइन को अपने नीड्स के अकॉर्डिंग यू एंटर कर सकते हैं. आपको सिर्फ सर्च करना होता है. अगर आपको पर्टिकुलर साइन चाहिए कि कौन सा साइन चाहिए, लेट्स से हमें अगर ऐड करने के लिए यहाँ पे कॉपीराइट का साइन यहाँ पे लास्ट में दिया है और आपको कॉपीराइट का एंटिटी नेम या एंटिटी नंबर नहीं पता है, तो आप उसे सिंपली सर्च कर सकते हैं और लाइक कॉपीराइट्स HTML कोड या कॉपीराइट HTML एंटिटी नेम, और आपको इसका आंसर मिल जाएगा. जैसे कि यहाँ पर M% कॉपी मिला है, सेम भी आपको इसका नंबर भी मिल जाएगा. क्योंकि हम सारे जो साइंस है उसे एक सेगमेंट में लिस्ट आउट नहीं कर सकते हैं. सो बेटर वे, जब भी रिक्वायरमेंट आती है आपको किसी भी साइन को प्लेस करने की, सो आप उस साइन को सर्च करके आप उसका कोड लिखे और उसे आप अपने वेब पेज के अंदर प्लेस करें. क्योंकि सारे जो सिंबल्स है उसे याद करना भी डिफिकल्ट हो सकता है, हर एक को हम मेमोराइज भी नहीं कर सकते. सो सर्च एंड प्लेस इट इन द वेब पेज. सो आज का हमारा जो सेगमेंट था इसमें हमने एंटिटी क्या है वो सीखा है, एंटिटी को जो सिंबल्स क्या है, कोड क्या है वो देखा है, कैसे हम स्पेशल कैरेक्टर्स को अपने हमारे वेब पेज के अंदर इनेबल कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, वो सीखा है. साथ ही हमने दोनों वे नंबर और उसका नाम एंटिटी का दोनों यूज करके हमने इसे प्लेस करने का आज सीखा है. सो आज का जो हमारा सेगमेंट है इंक्लूडिंग द स्पेशल कैरेक्टर्स इन द वेब पेज, आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप इसे खुद ट्राई करें, अलग अलग वेज में इसे इंक्लूड करें और खुद से ट्राई करें. अगर आपको कोई भी सिंबल ऐड करने में डिफिकल्टी हो रही है या कोई भी वे में अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है इसे एग्जीक्यूट करने में, तो आप हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं. हम आपकी इश्यू सॉल्व करके जल्द से जल्द आपको रिवर्ट करेंगे. तो आपको समझ में आ गया कि HTML हेड, ID क्लास और लेआउट क्या होते हैं. ओके, डन. सो अब इसे आप अप्लाई कर सकते हैं अपने नहीं. अभी कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने अभी तक HTML असलियत में कैसे काम करता है वो तो सीखा ही नहीं है. तो अगर आपको ये पूरा HTML सीखना हो, HTML का लेटेस्ट वर्जन यानी कि HTML5 कैसे काम करता है, उसके कौन से एलिमेंट्स है, ये सब अगर आपको सीखना है और एक अच्छा वेब डेवलपर बनना है, या फिर अपने खुद के लिए कोई वेबसाइट बनानी है, खुद का कोई बिजनेस हो उसके लिए कोई वेबसाइट बनानी है, तो आप learn1.com पर जाकर HTML का 100% फ्री कोर्स अभी ही एनरोल कर सकते हैं. इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है और ये पूरा कोर्स आपको अपनी भाषा हिंदी में सीखने को मिलेगा. हमारा रिसर्च ऐसा कहता है कि कभी भी किसी को अगर उसकी खुद की भाषा में समझाया जाए, सिखाया जाए, तो वो काफ़ी आसानी से उसे समझ सकता है.
तो इसी वजह से HTML का ये पूरा कोर्स आपके लिए 100% फ्री में अवेलेबल है। अभी learnone.com की वेबसाइट पर जाइए और इस कोर्स में एनरोल कीजिए।